स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू एकेडमी पर। और आज जो आप सभी के लिए टॉपिक लेके आया हूँ वो है आपका करैक्टरिस्टिक्स और इक्वालिटीज़ और क्वालिटीज़ ऑफ पॉपुलेशन। तो इस टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। ये आज क्लास 9th का लास्ट टॉपिक है और आज हमारा क्लास 9th की पूरी ज्योग्राफी की जो किताब है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। देखिए इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। हमें एज पढ़ना है, सेक्स पढ़ना है, सेक्स कंपोजिशन पढ़ना है, लिटरेसी लेवल पढ़ना है और ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है और हेल्थ कंडीशंस के बारे में हमें इस वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। ये टॉपिक हमारा लास्ट में है। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है। देखिए एज वाला जो टॉपिक है वो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम सेक्स से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है? सेक्स रेशियो इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल पॉपुलेशन। मतलब 1000 लड़कों के ऊपर कितनी लड़कियां हैं, 1000 लड़कों पर, प्रत्येक 1000 लड़कों पर कितनी लड़कियां हैं, इसको कहा जाता है सेक्स रेशियो। अब इससे क्या होता है कि ये एक इम्पॉर्टेंट सोशल इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि एक्सटेंट ऑफ इक्वालिटी बिटवीन द मेल्स एंड फीमेल इन सोसाइटी एट अ गिवन टाइम। किसी भी गिवन टाइम पर हम इससे पता लगता है हमको कि उस सोसाइटी में कितनी तवज्जो दी जाती है, कितनी इक्वालिटी है मेल्स और फीमेल के बीच में। तो इससे हमको ये पता लगता है। सेक्स रेशियो इन कंट्रीज हैज़ ऑलवेज रिमेंड अनफेवरेबल टू फीमेल्स इन द कंट्री। सेक्स रेशियो जो है किसी भी कंट्री में आप देखें तो हमेशा अनफेवरेबल रहा है। फाइंड आउट वाई इट इज़ सो। अब इसको हमें ये फाइंड करना है, आप इसको देख सकते हैं। देन उसके बाद ये सेक्स रेशियो की कुछ आपको डाटा दे रखे हैं। जैसे 1951 में 946 लड़कियां थीं, 946 लड़कियां थीं फीमेल्स पर 1000 मेल्स, 1000 लड़कों पर 946 लड़कियां थीं। और 1961 में 941 थे, 1971 में देखें तो 930 था। इस तरीके से ये आपका रहा है। और हम इसे अब ये ज़रा डू यू नो देखिए, केरला एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर कि 184 फीमेल्स हैं पर 1000 मेल्स। मतलब मेल से भी ज़्यादा लड़कियां हैं। कहाँ पर? केरला नाम की जो स्टेट है आपकी, हमारे देश की, वहाँ पर लड़कियां ज़्यादा हैं। ठीक है। और हरियाणा में देखेंगे तो वहाँ कम है। और पुडुचेरी में आप देखेंगे तो वहाँ पर 138 फीमेल्स हैं पुडुचेरी में 1000 पे। और वहीं आप दिल्ली देखें तो वह 866 हैं। और वहीं हरियाणा देखें तो 877 है। आप ये देख सकते हैं कितनी लड़कियों की क्या संख्या है। देन उसके बाद व्हाट कुड बी द रीजन फॉर सच वेरिएशन, इसके आपको रीजंस देखने हैं। देन लिटरेसी रेट की बात कर रहा है। लिटरेसी इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। किसी भी पॉपुलेशन का लिटरेसी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। ऑब्वियसली ओनली एन इन्फॉर्म्ड, ये तो सबको पता है कि कभी भी एक इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड सिटीजन जो होगा वही एक इंटेलिजेंट चॉइस को चॉइस करेगा और अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये इंटेलिजेंट चॉइसेस एंड और यही रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में क्या होगा, काम करेगा। लो लेवल्स ऑफ लिटरेसी आर सीरियस ऑब्स्टिकल टू फॉर द इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट। अब लो लेवल ऑफ लिटरेसी होगा मतलब पढ़े लिखे लोग नहीं होंगे तो क्या होगा, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही खतरनाक है। ये एक मतलब रोड़ा आएगा, एक बीच में बोलते हैं आड़े आएगा इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट के। 2011 के सेंसस के हिसाब से क्या है कि अ पर्सन एज 7 साल above 7 years and above who can read and write understand in any language is treated as literate। 2011 के सेंसस के मुताबिक क्या होता है कि कोई भी इंसान जो 7 साल या 7 साल से बड़ा है, जो कि किसी भी लैंग्वेज में लिख सकता है, पढ़ सकता है, समझ सकता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लिटरेट। कहने का मतलब उसको हम पढ़ा लिखा इंसान कहते हैं हमारे देश में। देन देयर हैज़ बीन अ स्टडी इम्प्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल इन इंडिया। इंडिया में लिटरेसी लेवल में काफ़ी चेंज आया है। जैसे कि हम 2011 की बात करें, 2011 के सेंसस की बात करें तो 73% थी। और वहीं 2011 इस 73% 80.9%
फॉर मेल्स एंड इसमें 80.9% मेल के लिए था, 64.6% जो था वो फीमेल के लिए था। देन ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स का मतलब होता था परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन that is economically active is important index of the government. This distribution of population according to the different types of occupation is referred to as occupational structure. इसी में क्या होता है, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं कि मतलब किस एज के ग्रुप क्या किस किस उसमें है। तो आप ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर्स की अगर हम बात करें, जनरली हम ऑक्यूपेशंस को सेक्टर्स में डिवाइड करें तो एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, एक होता है टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर्स में अगर आप देखेंगे तो चलिए आइए इधर देख लेते हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं। प्राइमरी एक्टिविटीज़ प्राइमरी सेक्टर वाले वो लोग होते हैं जो क्या कर रहे होते हैं, किसानी कर रहे होते हैं, खेती कर रहे होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर रहे होते हैं, फॉरेस्ट्री कर रहे होते हैं, फिशिंग कर रहे होते हैं, माइनिंग कर रहे होते हैं, एक्वायरिंग कर रहे होते हैं। ये आपकी कौन सी हो गई, एग्रीकल्चर हो गया। एक मिनट में आपको चेंज कर देता हूँ। ये हो गया एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, क्वायरिंग हो गया। ये हो गई आपकी प्राइमरी एक्टिविटीज़। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होंगी, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन वर्क होंगे। और टर्शरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं ये आपकी होती हैं सर्विसेज होती हैं इसमें, जैसे ट्रांसपोर्ट सर्विस हो गई, कम्युनिकेशन सर्विस हो गई, कॉमर्स सर्विस हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस हो गई, अदर सर्विस, ऐसी कुछ और दूसरी भी सर्विसेज आती हैं टर्शरी एक्टिविटीज़ में। A proportion of people working in the different activities varies in developed and developing countries. अब किसी भी डेवलप्ड कंट्री में और डेवलप्ड कंट्री में ये डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में ये फ़र्क होता है कि वहाँ की जो पीपल की जो प्रपोर्शन है वो किस सेक्टर में काम कर रही है। ज़्यादातर डेवलप्ड नेशंस हैव हाई प्रपोर्शन ऑफ पीपल इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज। डेवलप्ड नेशन जो होते हैं उनकी ज़्यादातर जो जनसंख्या होगी वो कहाँ होगी, सेकेंडरी सेक्टर में होगी और टर्शियरी सेक्टर में होगी, टर्शियरी एक्टिविटीज़ में काम कर रही होगी। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो प्रपोर्शन होता है वो ज़्यादातर आप देखेंगे वो उनके पास होता है वर्क फोर्स, और वो किस काम में लगा देते हैं, वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में लगा देते हैं। अब इंडिया में भी क्या होता है, इन इंडिया अबव 64% पॉपुलेशन इंगेज इन ओनली एग्रीकल्चर। भारत देश में करीब 64% लोग सिर्फ एग्रीकल्चर से ही जुड़े हुए हैं। वहीं अगर हम प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ पे देखें तो 13% और 20% रिस्पेक्टिवली है। ठीक है, देयर हैज़ बीन ऑक्यूपेशनल शिफ्ट टू द फेवर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर्स बिकॉज ऑफ द ग्रोइंग इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन इन द रिसेंट टाइम्स। काफ़ी चेंज आया है, लेकिन आप देखेंगे तो इससे जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन आया है, इस वजह से बहुत से लोग क्या हो रहा है, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ की तरफ में, सेक्टर्स की तरफ में शिफ्ट कर रहे हैं। अब हेल्थ की बात कर लेते हैं तो हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। वहीं आप देखेंगे सस्टेनेबल एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। अब गवर्नमेंट के प्रोग्राम चलते रहते हैं। रजिस्टर्ड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। ठीक है, तो इससे क्या होता है, सस्टेनेबल एफर्ट ऑफ गवर्नमेंट के सस्टेनेबल एफर्ट क्या करते हैं कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करते हैं हेल्थ कंडीशन में इंडियन पॉपुलेशन के। अगर हम डेथ रेट हैव बीन डिक्लाइंड 25% पर 1000 पॉपुलेशन इन 1951 टू 7.2 पर 1000 इन 2011। एंड अब देखिए अब इम्प्रूवमेंट कैसे हुआ, अब इसको इम्प्रूवमेंट हुआ डेथ इसमें हेल्थ में, तो ये कैसे पता लगेगा, ये पता लगेगा हमको डेथ रेट से। तो डेथ रेट से पता लगेगा, तो इसका मतलब ये है कि जब 1951 के डाटा की बात करते हैं तो 25 लोग 1000 लोगों में से 25 लोग मरते थे। वहीं जब 2011 का डाटा देखा हमने तो 7.2 लोग जो हैं वो अब 1000 लोगों में मरते हैं। इसी में लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ रेट भी इंक्रीज, इसी वजह से क्या हुआ कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी और बर्थ रेट भी इंक्रीज हुआ। अब देखो यहाँ पर एक शब्द आया लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब इंसान के जीने की कितनी उम्र हो सकती है इसका अनुमान लगाया जाता है। तो ये भी आपकी बड़ी है, ठीक है, बर्थ रेट तो आपका बढ़ा ही है। देन उसके बाद में लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, पहले क्या 1951 में हम 36-37 साल की ये मानते थे, और आज 2012 की में हमने देखा तो उस टाइम पर जो देखी गई थी वो थी 67-68 साल तक की उम्र तक इंसान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हमने देखा। देन उसके बाद सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट इज ए रिजल्ट ऑफ मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग द हेल्थ। सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट से क्या होता है, काफ़ी फैक्टर्स होते हैं उसमें, जैसे इंप्रूवमेंट इन द पब्लिक हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज जो होती हैं इनका प्रिवेंशन किया जाए, एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिसेस एंड डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट इन द एलिमेंट। तो इससे क्या होगा कि इनसे आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट में काफ़ी काम आएगा। देन उसके बाद डिस्पाइट कंसिडरेबल अचीवमेंट्स द हेल्थ सिचुएशन इज मैटर ऑफ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया। इंडिया में तो फिर भी ये मेजर हेल्थ इश्यूज हैं वो काफ़ी मेजर कंसर्न है
क्यों? क्योंकि द पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन इज मच बिलो द रिकमेंडेड लेवल एंड द माल न्यूट्रिशन एफ्लिक्ट्स द लार्ज परसेंटेज ऑफ अवर पॉपुलेशन। ठीक है, अब देखिए पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन होता है, पर कैपिटा कैलोरी कंजम्पशन जो होता है ये भारत देश में क्या है कि काफ़ी लो है। ठीक है, रिकमेंड लेवल माल न्यूट्रिशन होता है, लार्ज परसेंटेज ऑफ अवर पॉपुलेशन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता इंसानों को, पीने के लिए स्वच्छ पानी नहीं मिलता है, और सैनिटेशन एमिनिटीज़ भी काफ़ी इतनी अवेलेबल नहीं है, और 1/3 ऑफ रूरल पॉपुलेशन। ठीक है, इसके लिए तो देन उसके बाद दीज प्रॉब्लम्स नीड टू बी टैकल थ्रू द अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी। इन्हीं की वजह से क्या होता है कि अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन पॉलिसी होगी तभी हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अब एडोलसेंट पॉपुलेशन होती है आपकी टीनेज कौन सी 13 से स्टार्ट होती है और 19 तक चलती है। तो इस एज में अगर हम देखें तो ये इन्होंने एडोलसेंट एज जो है वो 10 to 19 ईयर्स लिखी हुई है। बाकी द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज द साइज ऑफ इट्स एडोलसेंट पॉपुलेशन। अब भारत के पास में क्या है कि 1/5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इट कंस्टिट्यूट। अब भारत की जो पॉपुलेशन है उसका 1/5वां हिस्सा एडोलसेंट ही है। एडोलसेंट जो है इस ग्रुप को हम देखें तो ये ग्रुप होता है 10 साल से 19 साल के बीच का। ठीक है, ये जो ग्रुप है 10 साल से 19 साल के बीच में होता है। दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द फ्यूचर। ये फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है कि इनका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी होता है, हाइयर देन दोज ऑफ नॉर्मल चाइल्ड और एडल्ट। इनका न्यूट्रिशन नहीं हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि अगर इनको पुअर न्यूट्रिशन दोगे आप तो क्या होगा, इनको पुअर न्यूट्रिशन मिलेगा तो क्या होगा कि कैन लीड टू द डेफिशिएंट एंड स्टंट ग्रोथ। इनके शरीर में क्या हो जाएगी, चीज़ों की डेफिशिएंसी हो जाएगी और ग्रोथ नहीं हो पाएगी। लेकिन इंडिया की अगर डाइट अवेलेबल टू एडोलसेंट इज इनएडिक्वेट। अब इंडिया में जो एडोलसेंट्स के लिए डाइट अवेलेबल है वो क्या इनएडिक्वेट है, किसके लिए, उनमें न्यूट्रिशंस पूरे नहीं होते। लार्ज नंबर ऑफ एडोलसेंट गर्ल्स सफ़र फ्रॉम एनीमिया। अब जो एडोलसेंट गर्ल्स हैं लार्ज नंबर, वो किससे, एक बीमारी से सफ़र करती रहती हैं जिसका नाम है एनीमिया। देयर प्रॉब्लम्स हैव सो फार नॉट रिसीव्ड एडिक्वेट अटेंशन इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। इनकी प्रॉब्लम्स को इतना खास अटेंशन नहीं दिया जाता है। एडोलसेंट गर्ल्स हैव टू बी सैनिटाइज्ड टू प्रॉब्लम्स दे कम सेंसिटाइज्ड। एडोलसेंट गर्ल्स जो हैं उनको सेंसिटाइज्ड किया जाए प्रॉब्लम्स के लिए और उनके कंफर्ट के लिए। अवेयरनेस अमंग देम कैन बी इम्प्रूव। अब लोगों के बीच में अवेयरनेस इन सब चीज़ों के लिए हमको फैलानी पड़ेगी, और लिटरेसी और एजुकेशन को भी होना बहुत ज़रूरी है। देन आ गई आपकी नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी। अब नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी कहती है रिकॉग्निशन दैट द प्लानिंग फैमिलीज। अब देखिए नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी का सीधा हिसाब ये है कि भाई वो ये चाहती है कि इसमें आपकी जो ऐसी एक पॉलिसी बनाएंगे जिससे क्या होगा कि पॉपुलेशन में काफ़ी चेंज आएगा, पॉपुलेशन की हेल्थ वगैरह पे, सेक्स रेशियो वगैरह पे काफ़ी काम किया जाएगा। ये सब चीज़ें के लिए होती है। तो देखिए आपका जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव था कंप्रहेंसिव फैमिली प्लानिंग जो था वो 1952 में ये आपका आया था। देन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम हैज़ बीन सॉट। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम आया जबका, जिससे कि क्या होता था कि जो कि रिस्पॉन्सिबल था किसके लिए, प्लान्ड पेरेंटहुड और वॉलेंट्री बेसिस के लिए। फिर उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई। देन उसके बाद नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई एनडीपी जो कि 2000 की है। एनडीपी 2000 इज अ कल्मिनेटेड ऑफ आइज ऑफ द नेशनल population policy NDP 2000 is a culminated of years of planned efforts। तो ये है आपका। देन उसके बाद अगर बात करें NPP की बात कर लेते हैं, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी की बात कर लेते हैं, तो 2000 की जो है वो क्या कहती है, जो 2000 में आपकी आई उसको वो क्या करती है कि इम्पार्टिंग द फ्री एंड कंपलसरी स्कूल एजुकेशन अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। 2000 में जो है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी आई जो आपकी, उससे क्या हुआ कि उससे ये हुआ कि कंपलसरी कर दिया कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिलाना अनिवार्य है। इससे क्या होगा कि मोर्टेलिटी एंड रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी रेट, और इसमें ये भी था कि मोर्टेलिटी रेट को घटाया जाए बिलो 30 पर लाइव बर्थ। 30 से भी नीचे लेके आना है इसमें पर 1000 बच्चों पर अगर देखा जाए तो। और अचीविंग द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन
children against all vaccines preventable disease, promoting the delayed marriage for the girls and the well and making the family welfare a people centered। देखिए इसमें ये था कि आपका, और इसमें इम्यून पूरे देश के जो बच्चे हैं उनको इम्यूनाइजेशन के लिए वैक्सीन्स दी जाएंगी प्रिवेंटेबल डिजीज़ के लिए। और इसमें क्या था कि लड़कियों की जो मैरिज थी बहुत जल्दी होती थी, उस पर भी रोक लगाने के लिए इसमें प्रावधान लाए गए 2000 एनपीपी 2000 में। देन उसके बाद फैमिली वेलफेयर के लिए भी पीपल सेंटर्ड प्रोग्राम लेकर के आए ये लोग, ठीक है। देन उसके बाद आपका आया एनपीपी 2000 एंड एडोलसेंट। इसमें एडोलसेंट के लिए बात करें तो 2000 एनपीपी 2000 आइडेंटिफाइड एडोलसेंट एज वन ऑफ द मेजर सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन दैट नीड ग्रेटर अटेंशन। 2000 की जो आई थी उसमें क्या कि एडोलसेंट को इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्टर लिया गया कि अटेंशन के लिए। क्यों? बिसाइड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के अलावा पॉलिसी पुट ग्रेटर एम्फेसिस ऑन अदर इंपॉर्टेंट नीड्स ऑफ एडोलसेंट इंक्लूडिंग द protection from the unwanted pregnancies and the sexually transmitted disease STDs. It is called program that aim toward the encouraging delayed marriage, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि एडोलसेंट को बहुत ही ज़्यादा अटेंशन में लिया गया इसमें न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के तो ध्यान में लिया ही गया, लेकिन इसके अलावा क्या है कि एडोलसेंट जो हैं उनको प्रोटेक्शन भी दिया गया, किससे? अनवांटेड प्रेगनेंसी से और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी उनको इसके लिए कहा गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एनकरेजिंग डिलेड मैरिजेस एंड चाइल्ड बियरिंग। और डिलेड मैरिज मतलब मैरिज लेट हो और बच्चे भी थोड़ा लेट हों, इस पर भी ध्यान दिया गया। और एजुकेशन, एडोलसेंट्स की एजुकेशन पे काफ़ी रिस्क ज़्यादा था। अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो था आपका इनके ऊपर जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है उसके ऊपर भी एजुकेशन एडोलसेंट्स को दी गई, ताकि वो उसमें अगर करें तो उसमें कंट्रासेप्टिव सर्विस प्रोटेक्शंस यूज़ करें, तो इस चीज़ के लिए भी बताया गया। मेकिंग कंट्रासेप्टिव सर्विसेज एक्सेप्टेबल फॉर द एंड अफोर्डेबल, प्रोवाइडिंग फूड सप्लीमेंट दिए गए, न्यूट्रिशनल सर्विसेज दी गई, स्ट्रेंथनिंग लीगल मेजर्स टू प्रिवेंट चाइल्ड मैरिज, और लीगल मेजर्स भी दिए गए कि चाइल्ड मैरिज ना हो किसी भी हालत में। और फिर उसके बाद पीपल आर द नेशंस मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, अ वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर, वेल एजुकेटेड हेल्दी पॉपुलेशन प्रोवाइड्स पोटेंशियल पावर। अब नेशन जो है बहुत जो इंसान वो एक देश के जो लोग होते हैं वो एक बहुत ही वैल्यूएबल रिसोर्स होता है, और सब पढ़ा लिखा जो अगर पढ़े लिखे सारे के सारे लोग होंगे और हेल्दी पॉपुलेशन होगी, इससे क्या होगा? पोटेंशियल पावर एक देश की बढ़ती है। तो दोस्तों देखिए यही था इस चैप्टर में हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, और हमारा आज 9th क्लास की जो पूरी आपकी एनसीईआरटी सीरीज जो चल रही थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम स्टार्ट करेंगे, मैं आपको इंटीमेट कर दूंगा जब भी मैं 10th क्लास का स्टार्ट करूंगा। अब हम 10th क्लास का स्टार्ट करेंगे इसके बाद में। और अब आज मुझे इजाज़त दीजिए, अब चलते हैं। और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।